अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले है एंजाइम कंसंट्रेशन। उसके अंदर सबसे पहले आता है द रेट ऑफ द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका रेट, रेट से मुराद है कि कितना रिएक्शन कितने टाइम में हो रहा है। लाइक 10 रिएक्शन हो रहे हैं 1 सेकेंड में, 20 रिएक्शंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। दैट इज नोन एज रेट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतने ज्यादा रिएक्शन होंगे, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन इन द बॉडी, एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर कम भी हो सकती है, मे फॉल, और राइज ज्यादा भी हो सकती है ड्यू टू द चेंजेस इन द रेट ऑफ इट्स सिंथेसिस, ठीक है। जब इसकी चेंजेस आएंगी कि उसकी जो सिंथेसिस जो है कितने ज्यादा एंजाइम बन रहे हैं या कितने ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। जो कि बहुत से फैक्टर्स जो है इस चीज को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर काफी सारे हार्मोन्स आते हैं या उसके अंदर काफी सारे मेटाबोलाइट्स आते हैं। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी इंडिकेटर होती है एंजाइम की सिंथेसिस के लिए या डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट होगी उतनी ज्यादा एंजाइम के काम करने की स्पीड होगी, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, लेकिन अप टू अ लिमिट, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा सबसेट्रेट होगी A+B, ठीक है, उतनी ज्यादा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि एंजाइम को जो है सबसेट्रेट इजीली अवेलेबल होगी। तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे या जिन दो चीजों ने रिएक्शन करने होंगे उतने ज्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको दोबारा से बताता चलूं कि कितने रिएक्शन हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितने रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर जिस जिस तरह से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जिस जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि 30 के ऊपर अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, 31 के ऊपर, 32 के ऊपर जो है उससे भी अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, 35 के ऊपर बहुत अच्छा होगा, 37 के ऊपर आइडियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि जिस जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन ओवर अ लिमिटेड रेंज, सिर्फ थोड़ी सी रेंज के अंदर जो है, जिस तरह से हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें उस तरह से एंजाइम की फंक्शनिंग जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसको फेवरेबल जो है वो इन्वायरमेंट मिलता है अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म के लिए। लेकिन एक सर्टेन हाई टेम्परेचर, यानी कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद इंजाइम, अब इस टेम्परेचर से ऊपर जाते जाएंगे ना 40, 42, 45, तो इंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो इंजाइम रिएक्शन जो है ना ह्यूमंस के अंदर वो 37 डिग्री के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 भी होता है। उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विद द एंजाइम रिएक्शन अकर्स फास्टेस्ट, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, फास्टेस्ट काम करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। सम प्लांट एंजाइम्स एक्ट बेस्ट अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ प्लांट के जो एंजाइम्स हैं वो 60 डिग्री के लगभग जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो प्लांट के अंदर है तो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 60 डिग्री है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो होते हैं एंजाइम्स उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ओके, सम प्लांट एंजाइम्स एक्ट बेस्ट एट टेम्परेचर, ये हो गया एंजाइम। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसको हम लोग एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं या बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है रम एक्वाटिकस, ठीक है। जो कि ये बैक्टीरिया जो है ना गर्म पानी के चश्मों में, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ये वाला एंजाइम जो है ना डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये 90 डिग्री के ऊपर भी स्टेबल रहता है और 90 डिग्री पे भी अपनी फंक्शनिंग करता रहता है। तो हर एक एंजाइम का
अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कहने का मकसद ये है जिसके ऊपर वो अच्छा काम करता है, वो सबसे फास्टेस्ट काम करता है। इफेक्ट ऑफ द पीएच, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। pH is optimum pH is which the enzyme catalyze the reaction at the ऐसी pH जिसके ऊपर एंजाइम सबसे बेहतरीन काम करता है या सबसे अच्छी कैटालाइसिस करता है मैक्सिमम रेट के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, ठीक है। सिलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है। उसका जो ऑप्टिमम पीएच है, जो यानी कि ऐसी पीएच जिसके ऊपर वो काम करता है, वो 6.4 से 6.9 के दरमियान है। ट्रिप्सिन जो है पैंक्रियास से एंजाइम रिलीज होता है, उसकी जो है पीएच 8 to 9 है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर ये रिलीज होता है। इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट जो होता है वो बेसिक ही होता है, इंटेस्टाइन के अंदर इतनी ही पीएच होती है, ठीक है। एक्सट्रीम चेंजेस इन द पीएच, यानी कि अब ये 8 to 9 के ऊपर काम कर रहा है ना, अगर इसको 1 to 2 पीएच के ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये ट्रिप्सिन अपना काम करना छोड़ देगा, ठीक है। तो वो एंजाइम को डी डी नेचर कर देता है, ठीक है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे को फैक्टर, को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, वो भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अंदर इनहिबिटर्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं, सॉरी ऐसे इनहिबिटर्स, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर पूरा फिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि ये इसकी एक्टिव साइट में पूरी तरह फिट होगा, और ये इन यानी कि जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है वहां पे आके इनहिबिटर बाइंड हो जाता है और वो इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दो तरह के इनहिबिटर होते हैं, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं जो कि थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं, लाइक कुछ आवर्स के बाद ये डिटैच हो जाते हैं, यहाँ से अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल होते हैं कि जो कि उसके बाद एंजाइम जाया हो जाता है, यानी कि वो एंजाइम फंक्शनिंग के काबिल नहीं रहता है, वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, फंक्शंस ऑफ द एंजाइम। एंजाइम जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अंदर है डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जैसे कि हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बाइक को एक किक रिक्वायर्ड होती है या स्पार्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि कोयले जो होते हैं जिनको जलने के लिए थोड़ा बहुत पहले उनको जलाना पड़ता है, या उनको पहले आग से जलाया जाता है कोयले को, देन वो स्टार्ट होते हैं और वो जलना शुरू होते हैं, ठीक है। वो बाद में खुद ब खुद जलते रहते हैं, लेकिन पहले उनको एक स्पार्क चाहिए होता है। इसी तरह से जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको भी स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसने प्रीवियस बॉन्ड तोड़ के अगले बॉन्ड बनाने होते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। प्रीवियस बॉन्ड तोड़ने होते हैं, उन प्रीवियस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंजाइम्स जो होते हैं वो इन एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, ठीक है। और ये काफी एफिशिएंट होते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, ये अब रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इससे बन रहा है H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रही है, ठीक है। अब ये अगर एंजाइम की मौजूदगी में ना हो तो 18,000 कैलोरी पर मोल जो है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं ना, वो 1,000 से 108 गुना, यानी कि 108 टाइम से लेके 10 की पावर 3, मतलब इसको हम लोग 1000 काउंट करते हैं, 1000 टाइम्स फास्टर होते हैं ये रिएक्शन, ठीक है। इफ द रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय एंजाइम, अगर ये रिएक्शन जो है वो एंजाइम कैटेलाइज करे तो इसके लिए फिर 2000 कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है बस, ठीक है, पर मोल। तो इस तरह से ये डिफरेंस है कि अगर एंजाइम कैटेलाइज नहीं कर पाएगा तो 18,000 कैलोरी एनर्जी चाहिए, अगर एंजाइम कैटेलाइज करवाएगा तो 2000 कैलोरी एनर्जी चाहिए, ठीक है। डाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम। जो लार्ज बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजेबल, यानी कि इंटेस्टाइन को क्रॉस करके इंटेस्टाइनल सेल जो एंटीरोसाइट्स होते हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, उन्होंने ब्लड में जाना होता है वो, तो वो डिफ्यूजेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। एंजाइम उनको स्मॉलर
सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। कौन कौन से इन टाइप के एंजाइम होते हैं? ठीक है, ये अमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, उनको छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाए। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की करते हैं, लाइपेज जो है लिपिड्स की करते हैं। ठीक है, चीज मेकिंग के अंदर एंजाइम्स को हम लोग चीज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यूज करते हैं। कीमोसिन जो है वो एक एंजाइम है, फंगस से हासिल करते हैं और चीज मेकिंग इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्वीटनर के तौर पे, मिठाई मिठास के तौर पे बहुत से एंजाइम है स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल हुए। जैसे कि ग्लूकोसाइडेज जो है सुक्रोज को तोड़ता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो 70% जो है 70% जो है वो स्वीटर होता है, और फ्रुक्टोज जो है वो 60% स्वीटर होता है सुक्रोज से। एज अ डिटर्जेंट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम। ठीक है, ऐसे एंजाइम जैसे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कोई स्टेन लग जाता है, उसके अंदर लिपिड्स होते हैं या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टेन्स होते हैं, जब हम लोग कपड़ों के ऊपर जो दाग लग जाते हैं, ठीक है, खाना खाते वगैरह, या किसी भी तरह के कोई स्टेन्स होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम जो है उनको हम लोग डिटर्जेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, ठीक है, वो हीट स्टेबलाइज भी करते हैं। ठीक है, और डिटर्जेंट के तौर पे यानी कि सर्फ वगैरह के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। एज अ ड्रग्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो है उनको हम लोग ड्रग्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं अगर कोई डिस्टरबेंस हो जीआई सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में। फॉर एग्जांपल अगर अमाइलेज नहीं बन रहा, नो फॉर्मेशन ऑफ अमाइलेज, पेप्सिन नहीं बन रहा है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन नहीं बन रहा या इन लाइपेज नहीं बन रहा है, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हैं और ये हमें डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करती है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करती है, लाइपेज जो है वो फैट्स की ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये वेजिटेबल्स और दूसरे सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एल एस्पार्जिनेज। ठीक है, उसके बाद क्योरिंग ऑफ डिजीज, काफी सारे डिजीज के अंदर हम लोग एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं। रिकेट्स के अंदर जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिकेट्स बच्चों की बीमारी होती है जिसके अंदर कैल्सीडियोल की अगर कैल्सीट्रियोल के अंदर कन्वर्जन नहीं हो रही है तो उसके लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, या कोलीकैल्सिफेरॉल से कैल्सीट्रियोल तक की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी कन्वर्जन होती है विटामिन डी की, किसकी कन्वर्जन होती है? विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही होती है, तो हम लोग उसके अंदर भी इंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। जॉन्डिस या कान वगैरह के अंदर हम लोग इंजाइम्स से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी को दिल की प्रॉब्लम हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसके लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। लिवर प्रॉब्लम के लिए कुछ काइनेज एंजाइम है, उनको यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक एंजाइम है थ्रोम्बिन। ठीक है, जो कि फाइब्रिन प्रोटीन को फिब्रिनोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजन जो है वो क्लॉट बनाती है, क्लॉट यानी कि खून को जमाती है, जहाँ पे वाउंड हो, जहाँ पे जख्म हो, जहाँ पे चोट लगी हो, फाइब्रिन प्रोटीन को एक्टिवेट करती है फिब्रिनोजन के अंदर। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है, या उसको ये भी प्रोटीन है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक रोल अदा करती है। एल्कोहल बेवरेजेस है, अमाइलेज एंजाइम जो है वो एल्कोहलिक जो शराब बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। बियर इन ब्रेकिंग ऑफ बार्ले बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, बियर जो है शराब बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बार्ले, बार्ले को पहले जो है वो उसकी यानी कि मैं कहूँगा ब्रेक डाउन की जाती है। बार्ले जो होता है, बार्ले क्या होता है? जो बार्ले के अंदर स्टार्च पाया जाता है कंपाउंड, उसको पहले जो है वो सिंपल शुगर्स जैसे डायसेक्राइड माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी मजीद फर्मेंटेशन की जाती है, उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है यानी कि माल्टोज वगैरह, उनको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में प्रोड्यूस किया जाता है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर भी, फर्मेंटेशन जो है वो तकरीबन चैप्टर 9 का पार्ट है, आई थिंक सो। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर
नहीं नहीं, ये फर्मेंटेशन जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर चैप्टर 7 का पार्ट है। फर्मेंटेशन के अंदर भी ये हम लोग इसको यूज करते हैं एंजाइम्स को, मीट टेंडराइजिंग। ठीक है। गलाने के लिए जो गोश्त होता है उसको गलाने के लिए, टेंडर करने के लिए कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पापेन। ये एंजाइम्स हैं जो कि मीट को टेंडर करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, हेल्प करते हैं। इस चैप्टर के लिए इतना इनफ है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, यू कैन कंसल्ट विद योर टीचर्स। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।